Hello everyone, this is lecture number 4 in the lecture series of the Sindh Public Property Removal of Encroachment Act 2010। उसकी बेयर रीडिंग कर रहे थे। बेयर रीडिंग के अंदर हमने सेक्शन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 4 रिव्यू की बात करती है। अब रिव्यू का फोरम कौन सा है? रिव्यू का फोरम वही होता है जहाँ से वो ऑर्डर पास हुआ है, जहाँ से वो डिक्री हुआ है, जहाँ से उनकी जजमेंट हुई है, उसी के पास ही उनका रिव्यू होगा। रिव्यू का मतलब क्या है कि इन पर एक बार और नज़रसानी की जाए, मतलब इन पे के ऊपर आप दोबारा से थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें। क्या पता आपसे कोई गलती हो गई हो, क्या पता आपसे कोई मिस रीडिंग हो गई हो, क्या पता आपसे कोई नॉन रीडिंग हो गई हो, क्या पता आपसे इर्रेगुलरिटी कमिट हो गई हो। तो फिर उसी फोरम पर हमारे पास रिव्यू होता है। अब रिव्यू में बात क्या करता है, आइए देख लेते हैं। सेक्शन 4, एनी पर्सन डिससेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 1। अब जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत जो ऑर्डर पास हुआ है और जिसके अगेंस्ट में पास हुआ है, वो पर्सन डिससेटिस्फाइड है, उनसे मुतमिन नहीं है, तो फिर उनको 2 दिन से ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो फिर क्या कर सकते हैं हमारे पास ऑफिसर? तो फिर रिव्यू में हमारे पास क्या है, ऑफ सेक्शन 3 में विद इन 3 डेज। अब उनको 3 दिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज, क्योंकि उसको सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत 2 दिन से ज़्यादा वक्त दिया जाता है। मगर यहाँ पर अगर आप उनसे मुतमिन नहीं हैं तो फिर आपको 3 दिन के अंदर रिव्यू फाइल करना है उसी कोर्ट के अंदर, उसी हमारे पास है जिस ट्रिब्यूनल ने ये पास किया ऑर्डर, उसके तहत उसके अंदर जो सेक्शन हमारे पास ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत, उन पर आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 4 के तहत। कितने दिनों बाद? विद इन 3 डेज। लिमिटेशन कितना है? लिमिटेशन 3 दिन है। 3 दिन के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। फ्रॉम द सर्विस देयर ऑफ, जब से आपको सर्विस हुआ। 3 दिन कब से काउंट होगा? जिस दिन से आपको सर्विस मिली। जो पर्सन डिससेटिस्फाइड है उसको फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मिला, 1 जनवरी 2021 को मिला, उसके बाद 3 दिन, ठीक है, मीन्स उनके बाद 3 दिन बाद, मीन्स कौन सी तारीख पर? 4 डेट पर, और 3 विद इन 3 डेज। तो फिर एक हमारे पास 2, 3 और 4 डेट तक वो 3 दिन आ जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें रिव्यू फाइल करनी है। प्रीफर अ रिव्यू पटिशन टू गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर हु हैज़ पास सच ऑर्डर। अब 3 दिन के अंदर क्या करना है? उसको रिव्यू फाइल करनी है। आ रही बात समझ में? अब जो रिव्यू फाइल होगी वो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अंडर सेक्शन 4 तहत जो रिव्यू फाइल होगी वो रिव्यू पटिशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिव्यू पटिशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 के अंदर चले जाते हैं। गवर्नमेंट आर एज द केस में बी द अथॉरिटी और ऑफिसर एज aforesaid may after perusing the review petition filed under subsection 1, अगर शब्द हमारे पास रिव्यू पटिशन फाइल की गई है हमारे पास सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के तहत, तो फिर क्या होगा? उनकी क्या कर दिया है? आफ्टर पेरिसिंग द रिव्यू पटिशन फाइल्ड अंडर सब सेक्शन 1 एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पटिशनर और हिज ड्यूली अथोराइज्ड एजेंट ऑफ बीइंग हर्ड। जब रिव्यू पटिशन फाइल की जाएगी उसी ऑफिसर के पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, हमारे पास कौन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर? हमारे पास कोर्ट नहीं है जी, मैंने पहले आपको बताया है कि ये हमारे पास कोर्ट नहीं है, ये हमारे पास है ट्रिब्यूनल। उस ट्रिब्यूनल के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास पेश की जाएगी और वो एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगी। किसको? हमारे पास पटिशनर को, रिव्यू पटिशनर को, कि वो आए, उनको सुना जाए। ठीक है,
और सुनने के बाद उसको जो रिव्यू फाइल की है उसको कंफर्म भी कर सकती है। एक बात अब आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, इसमें नंबर 1 पर कंफर्म, कंफर्म का मतलब क्या है, कंफर्म अंडर सब सेक्शन हमारे पास अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के तहत, सब सेक्शन 2 के तहत क्या कर सकता है, ये कंफर्म कर सकता है। कंफर्म मीन्स जो पहले ऑर्डर पास हुआ है वो ठीक है, ओके है, या फिर इसको मॉडिफाई कर सकता है। आ रही बात समझ में, मीन्स जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर देना, मॉडिफाई मीन्स चेंजिंग कर देना, ठीक है। ऑर्डर बरकरार है, कंफर्म है, मगर थोड़ी सी चेंजिंग कर देना, या फिर उसको वैकेट कर सकता है। अब वैकेट वर्ड क्या है, वैकेट का मतलब क्या है, वैकेट मीन्स एन्यूल, एन्यूल में समझते हैं आप, एन्यूल या फिर रिपेल समझे, या फिर आप समझे रिवॉक। अगर इन तीनों वर्डों से आपको समझ में वैकेट ना आए तो आप समझ लें कि वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसल्ड, ठीक है। अब ये 3 वैकेट की मीनिंग है एन्यूल, रिपील, रिवोक या फिर कैंसल्ड, ठीक है। अब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको कंफर्म भी कर सकता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो एक्यूरेट है, ठीक है, प्रॉपर है और हमारे पास लीगल वन है, तो फिर वो कंफर्म कर सकता है। अगर नहीं तो फिर वो मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी कर सकता है, और उसके बाद ये इसके पास पावर है कि उसको वैकेट भी कर सकता है। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। द ऑर्डर विद इन 15 days ऑन रिसिप्ट ऑफ पटिशन। अब जो सेक्शन अंडर सेक्शन 4 के तहत जो रिव्यू पटिशन है ना, जो रिव्यू पटिशन है वो कब कितने दिनों में डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी विद इन 15 days, डिसाइड विद इन 15 days, डिसाइड विद इन 15 days। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर उसके बाद हम सेक्शन चलते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 5 पर। सेक्शन नंबर 5 बात करता है एविक्शन। एविक्शन का क्या मतलब होता है, एविक्शन मीन्स कानूनी तौर तरीके से किसी चीज़ को खाली करवाना, कानूनी तरीके से कोई जगह या फिर कोई इंक्रोचमेंट उसको खाली करवाने को हम कहते हैं एविक्शन। सेक्शन 4 समझ में आ गया आपको रिव्यू, ठीक है। सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 में मीन्स जो ऑर्डर पास हुआ है सब सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत उनकी रिव्यू कर सकते हैं उसी जज के पास, और वो जज जो है हमारे पास 15 दिन के अंदर उनका फैसला सुनाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर चलते हम सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 बात करता है एविक्शन। एविक्शन मीन्स कानूनी तरीके से खाली कराना, कानूनी तरीके से कैसे खाली कराना। इफ़ एनी पर्सन रिफ्यूजेज आर फेल टू वैकेट द पब्लिक प्रॉपर्टी आर रिमूव द स्ट्रक्चर रेज्ड देयर ऑन आफ्टर 3 days फ्रॉम द ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3। अब अगर रिव्यू पटिशन फाइल नहीं की और 3 दिन के बाद, ठीक है, वो जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी जो है उसको वैकेट करने से वो रिफ्यूज़ कर रहा है, वो इनकार कर रहा है, ठीक है, या फिर एंड आर रिमूव द स्ट्रक्चर रेज्ड देयर ऑन आफ्टर 3 days फ्रॉम द ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 ड्यूली सर्व्ड ऑन हिम, आर इफ रिव्यू पटिशन इज फाइल्ड, और 3 दिन के बाद 3 दिन गुजर गए उसके बाद उसको नोटिस मिला, ठीक है, और उसके बाद 3 दिन गुजर गए, उसको बोला कि ये जगह खाली करें, मगर वो जगह खाली नहीं कर रहा, मगर ठीक है उसके बाद अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसने रिव्यू को पटिशन फाइल की है, ठीक है, इफ़ रिव्यू पटिशन इज फाइल अगेंस्ट सच ऑर्डर आफ्टर सच रिव्यू पटिशन इज डिसमिस्ड। अगर रिव्यू पटिशन फाइल की गई है तो फिर रिव्यू जो है उसको डिसमिस होने दे, उसके बाद जो है जो प्रोसीडिंग्स होगी। ही शैल बी एविक्टेड बाय सच फोर्स एज मे बी। जो रिव्यू पटिशन है उसको डिसमिस हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो एविक्ट करवा दी जाएगी उससे,
बाय सच फोर्स एज में बी नेसेसरी। अब जो भी फोर्स हो, जो भी ज़रूरत हो, उसके मुताबिक वो फोर्स इस्तेमाल करके उस जगह खाली करवा दी जाएगी। हर बात समझिए, बाय एन ऑफिसर अथोराइज बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड द स्ट्रक्चर इफ एनी रेज्ड बाय सच पर्सन ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन गवर्नमेंट काउंसिल ऑटोनोमस बॉडी और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एज द केस में भी। अब जो उन्होंने जो हमारे पास अथोराइज्ड ऑफिसर है, मीन्स अथोराइज्ड ऑफिसर कौन से, जहाँ पर फोर्स है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, SHO है एंटी इंक्रोचमेंट की, वो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, और वो उनसे खाली करवाएंगे। अगर उसी इंक्रोचमेंट के ऊपर, ठीक है, अगर कोई किसी किस्म की स्ट्रक्चर रेज की गई है, स्ट्रक्चर बनाई गई है, कोई बिल्डिंग बनाई गई है, तो फिर वो बिल्डिंग किसके कंट्रोल में ली जाएगी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ली जाएगी, या फिर गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल काउंसिल हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, या फिर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनकी पोजीशन में वो ली जाएगी, उससे पोजीशन लेकर। अब सब सेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 5 का, सब सेक्शन 1 हो गया। अब सब सेक्शन 2 बात क्या करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है इफ़ एनी ऑफिसर अथोराइज टू टेक एक्शन। अब जो ऑफिसर है सब सेक्शन 1 के तहत जिसको पावर दिया गया है, जिस ऑफिसर को, अगर वह सरजमीन जाता है जगह खाली करवाने के लिए, और इंक्रोचमेंट रिमूव करवाने के लिए, और स्ट्रक्चर जो है उनको रिमूव करवाने के लिए, मगर वहाँ जो है उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर नियरेस्ट जो इलाका हमारे पास जो पुलिस स्टेशन है ना, उससे वो मदद मांगेगा, और वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो जो है बाउंड है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है, जिससे हमारे पास सेक्शन 5 हो गया। अब सब सेक्शन 6 की बात करते हैं, सब सेक्शन नहीं, सेक्शन 6 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनाई गई थी, जो इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए जो खर्चा आया, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर जो है हटाने के लिए जो खर्चा आया, वो खर्चा कौन भरेगा, आइए देख लेते हैं। वेयर एनी स्ट्रक्चर इज डेमोलिश्ड, अगर कोई स्ट्रक्चर है उसको तबाह किया गया है, फॉर एग्जांपल किसी ने ए ने किसी स्ट्रक्चर बना ली थी, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई घर बना लिया था, ठीक है, अब ये जो घर इन्होंने बनाया था, इसको रिमूव करने के लिए जो गवर्नमेंट का जो खर्चा आया ना, ठीक है, वो कौन भरेगा, आइए देख लेते हैं इसके साथ सेक्शन 6 को। कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर, वेयर एनी स्ट्रक्चर इज डेमोलिश्ड और रिमूव्ड ऑन एविक्शन अंडर सेक्शन 5, द कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन और रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर शैल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रोचमेंट। अब जिसने इंक्रोचमेंट की थी उससे एज एरियर्स वो जो है हमारे पास कॉस्ट उससे वसूल की जाएगी, और जो इंक्रोचमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो उससे हमारे पास रिकवर की जाएगी। आरी बात है, जहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास रिकवर्ड, शल बी रिकवर्ड, जहाँ पर मे नहीं शल है, तो जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ वो कौन भरेगा, वही भरेगा जिसने इंक्रोच किया था। ए ने इंक्रोच किया था तो फिर वो खर्चा ए भरेगा। आ रही बात समझ में। अब फॉर एग्जांपल ए ने कोई प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर इंक्रोच की, और इंक्रोच करने के बाद उन्होंने एक स्ट्रक्चर रेज कर दी, मीन्स बिल्डिंग बना दी, स्ट्रक्चर रेज की मतलब इन्होंने क्या की, एक बिल्डिंग बना ली। अब गवर्नमेंट को इस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा ये बिल्डिंग को हटा दो, इस बिल्डिंग को गिरा दो, क्योंकि यहाँ से एक पब्लिक रोड है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास पब्लिक रोड है, तो फिर पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए ये बिल्डिंग का गिरना ज़रूरी है। अरे बस अब जो गिराने का जो भी खर्चा होगा वो ए से वसूल किया जाएगा। जहाँ तक बात क्लियर है, सेक्शन 6 हो गया। सेक्शन 7 पर चलते हैं, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। अब रिकवरी ऑफ रेंट का किराया किससे लिया जाए, आइए देख लेते हैं हम। सेक्शन 7 नंबर, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। If arrears of rent are payable in respect of any public property by the person evicted therefrom, अब जो प्रॉपर्टी जिसको रिमूव किया गया, जिससे एविक्ट किया गया, जिसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया कानूनी तौर पे अंडर सेक्शन 5 के तहत, जिसको एविक्शन करा दी, जिसको एविक्टेड कर दिया गया। अब जितना वक्त वो इस घर में रहा है ना,
अब उसका किराया उससे मांगा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए पढ़ लेते हैं। इफ़ एरियर्स ऑफ रेंट आर पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी बाय द पर्सन एविक्टेड देयर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सच एरियर्स विथ मार्कअप इफ एनी एक्रूड देयर ऑन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम सच पर्सन एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जैसा कि हमारे पास लैंड रेवेन्यू की हम जो टैक्स लेते हैं ना, जो हमारे पास जो पब्लिक होती है, पब्लिक से हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना एज अ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उसी तरह ही जिस बिल्डिंग में या गवर्नमेंट की बिल्डिंग में इंक्रोच करके जो जितना टाइम रहा और जितना ही इसको हमारे पास किराया बनता है, वो किराया इससे रेंट जो है इससे वसूल की जाएगी विथ द एनुअल इंक्रीमेंट मार्कअप एरियर्स उस, और जो भी मार्कअप ईयरली वाइज जितना होगा उतना इसको देना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है, अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आइए एक बार और भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सेक्शन 4 के अंदर रिव्यू है कि जो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ वो आप 3 दिन के अंदर जो है रिव्यू पटिशन फाइल कर सकते हैं। 3 दिन के रिव्यू पटिशन फाइल कर सकते हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बाउंड है 15 डेज के अंदर उसका हमारे पास जजमेंट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 जो है, अगर आपने रिव्यू पटिशन फाइल नहीं की या फिर रिव्यू पटिशन फाइल कर दी है तो फिर उसके बाद एविक्शन आ जाएगा, जो कि आपकी रिव्यू पटिशन डिसमिस हो गई। उसके बाद सेक्शन 5 के तहत आपको जो है वो वहाँ से एविक्ट करवा दिया, वो जगह आपसे खाली करवा दी जाएगी। अब सेक्शन 6 बात करता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर और जो आपने इंक्रोच किया था उसको रिमूव करने के लिए, उसको हमारे पास डेमोलिश करने के लिए, डेमोलिश मीन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो आपसे लिया जाएगा। और सेक्शन 7 बात करता है कि जितना वक्त आप उस इंक्रोचमेंट में रहे हैं उतने वक्त का किराया आपसे लिया जाएगा विथ मार्कअप, और जितना वो किराया हर साल, जैसा कि हमारे पास तनख्वाह बढ़ती है इसी तरह हर साल। फॉर एग्जांपल आपने इंक्रोच किया 2010 के अंदर, ठीक है, और अप टू 2020 तक आप रहे। अब 2010 में किराया था 1000, ठीक है, 2011 में था 1010 रुपये, ठीक है। इस तरह ये बढ़ता जाएगा 2020 तक। यहाँ तक बात क्लियर है।